नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएमआर से डील के बारे में और साथ में इंडियन एयरफोर्स की जो 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होने वाली है उसके बारे में कि क्या हम एमएमआर से डील के बिना भी हम अपनी जो 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको पूरा कर सकते हैं। क्या हम इतने बड़े नंबर को बिना एमएमआर से डील के जो है अचीव कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले समय में जो चीज़ें हैं वे काफ़ी ज़्यादा बदली है। हमने भी अपने जो डिफेंस सेक्टर है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ की है और हमारे सामने जो ऑप्शंस है वे भी अब एक तरह से ज़्यादा हैं। और जो हमारा MWF यानी कि मीडियम वेट कैटेगरी का जो फाइटर जेट यानी कि तेजस MK2 होने वाला है वो भी 2026 तक मास प्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुका होगा और साथ में जो मास प्रोडक्शन है उसमें जा भी चुका होगा और 2030 तक उसकी भी कुछ स्क्वाड्रंस जो है वे भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल हो चुकी होंगी। तो दोस्तों ऐसे में क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने हैं और साथ में भारतीय वायुसेना की एक बड़ी समस्या में MiG-21 भी 2024-25 से रिटायर होना शुरू होंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एमएमआर से डील के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 114 फाइटर जेट की डील होने वाली थी जो कि लगभग 20 बिलियन US$ तक की डील होने वाली थी। तो ऐसे में दुनिया का हर देश चाहता था कि उनको ये डील मिले, क्योंकि दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर की डील थी तो कोई भी देश इतनी बड़ी डील को नहीं छोड़ना चाहता था। और दोस्तों इसके बाद ये मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के लिए डील थी। तो इस हिसाब से इसमें जो मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट थे जिसमें राफेल, MiG-35, यूरोफाइटर टाइफून, FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 ये वेट के हिसाब से लीड कर रहे थे। और इसके बाद जो F-15EX और साथ में जो रशियन सुखोई Su-35 थे वे इस डील में काफ़ी पीछे थे। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उनकी और भी रिक्वायरमेंट थी, जिसमें मेनली उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जो 70% एयरक्राफ्ट है वे हमेशा जो है फ्लाई करने के लिए रेडी रहे। और इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहते थे। जो असेंबली लाइन है इन एयरक्राफ्ट की वो भी भारत में शिफ्ट करनी पड़ती और साथ में जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता। और जो तेजस MK2, TEDBF और जो हमारा M का एयरक्राफ्ट है उसमें भी हेल्प करनी पड़ती। और इसके बाद और भी थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट वे इसमें थी। लेकिन दोस्तों पिछले लंबे समय से इस डील के ऊपर कुछ खास काम नहीं किया गया है, ना तो भारतीय वायुसेना की तरफ से और ना ही भारतीय सरकार की तरफ से। तो ऐसे में हो सकता है कि हमारे जो इंडिजीनियस ऑप्शंस है उनकी तरफ भारतीय वायुसेना और सरकार का ज़्यादा ध्यान हो। तो दोस्तों ये जो सारी रिक्वायरमेंट थी इनको जो पूरा करता उसे ये डील जो है दी जाती। तो दोस्तों जो अब हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस है, तो देखिए फ्रांस राफेल के जो F4 वेरिएंट है उसके टेस्ट शुरू कर चुका है। आप सबको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी। तो जो राफेल का F4 वेरिएंट है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी उसकी जो टाइमलाइन है। तो देखिए दोस्तों उसकी जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से वो भारत के लिए इतना ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो 2024 तक जो फ्रेंच एयरफोर्स है उनको मिलना शुरू होते। लेकिन अब फ्रांस ने इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि जो टाइम है उसको रिड्यूस किया है। तो ऐसे में 2022 के एंड या 2023 के स्टार्टिंग में जो फ्रेंच एयरफोर्स है उनको ये मिलना शुरू होगा। तो ऐसे में अगर हम आज भी ऑर्डर देते हैं और 2024 तक हमें इसका पहला एयरक्राफ्ट मिलता है, तो देखिए दोस्तों इसमें एक बड़ा एडवांटेज ये होगा कि 2024 से ही हमारे जो MiG-21 एयरक्राफ्ट हैं वे रिटायर होने के कगार पर होंगे। तो ये ऐसे कहीं ना कहीं उनकी जगह को फिल करेंगे। हालांकि MiG-21 एयरक्राफ्ट की कैटेगरी के हिसाब से उनको रिप्लेस करने के लिए जो तेजस है वही सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारे पास एक कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट है वे रिटायरमेंट की वजह से कम होते हैं तो एडिशनल 36 राफेल और ख़रीदने से जो उनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो दूसरी जगह से बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास जो तेजस MK2 है उसका भी जो प्रोटोटाइप है वो 2023 से उड़ान भरेगा और साथ में 2026 तक वो प्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुका होगा। तो वो भी एक बेटर ऑप्शन होगा। और साथ में एक नई नेगेटिव डिफेंस लिस्ट आने वाली है जिसमें दोस्तों जो हमारा तेजस MK2 है उसको सीधा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो उसमें सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है उनको बाहर कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद अगर हम एडिशनल 36 राफेल F4 वेरिएंट के लेते हैं तो हमारे जो F3 वेरिएंट के राफेल हैं उन्हें भी हम थोड़े टाइम बाद जो F4 वेरिएंट का अपग्रेड है वो दे सकते हैं। और साथ में ये जो राफेल अगर हम अब लेते हैं तो ये इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम में हमें पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमारा जो सेटअप है वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है।
तो अगर हम हमारी जो MMR से डील जो कि 20 बिलियन US डॉलर तक की होने वाली थी, अगर हम उसका 20 से 30% भी अपने एरोस्पेस सिस्टम को जो है डेवलप करने में लगाते हैं तो हमारे एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन रेट है वो भी बढ़ सकता है और HAL को 83 तेजस मार्क 1A में से हर एयरक्राफ्ट के डीले के ऊपर जो पेनल्टी है वो भी देनी पड़ेगी। तो ऐसे में जो डीले है उसके चांसेस थोड़े से यहाँ से कम हो जाते हैं। तो अब हम इंडियन एयरफोर्स की 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी समस्या MiG-21 जो कि भारतीय वायुसेना में 100 से ज़्यादा यानी कि 6 स्क्वाड्रंस में मौजूद है। तो 2024 से इनका जो रिटायरमेंट है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी भारतीय वायुसेना के पास जो 14 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI है उनकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, इसके बाद 6 स्क्वाड्रंस हमारे पास MiG-21 की, 3 स्क्वाड्रंस जो मिराज 2000 है, 3 स्क्वाड्रन MiG-29 UPG और इसके बाद एक स्क्वाड्रन जो तेजस MK1 है उसकी पूरी हो चुकी है और एक स्क्वाड्रन राफेल की और इसके बाद 6 स्क्वाड्रन जो जैगवार एयरक्राफ्ट है उनकी मौजूद है। तो इसके बाद 2023 या 24 से MiG-21 की जगह भारतीय वायुसेना में 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से जो तेजस MK1A है वे आना शुरू हो चुके होंगे। और इसके बाद अगर हम केवल जो एडिशनल 36 राफेल है उनका ऑर्डर भी दे देते हैं तो 2025 या 26 तक 2 स्क्वाड्रन जो तेजस MK1 है और साथ में 2 स्क्वाड्रन राफेल की जो हमारे पास है मौजूद होंगी। तो ऐसे में दोस्तों जो चीज़ें हैं वे और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इसके बाद जो तेजस MK2 है वो प्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुका होगा 2026 तक। और दोस्तों HAL का कहना है कि 2024 से वे उनका जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट है वो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में ये भी जो चीज़ है वो देखने वाली होगी, तो क्योंकि इससे हमारी जो वायुसेना है उनको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इसके बाद अगर तेजस MK2 अगर 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से भी भारतीय वायुसेना को डिलीवर होते हैं तब भी 2030 तक IAF के पास 3.5 से 4 स्क्वाड्रंस की संख्या में जो हमारे तेजस MK2 एयरक्राफ्ट है वे मौजूद होंगे। और इसके बाद 21 MiG-21 भी मिल चुके होंगे, माफ़ कीजिएगा MiG-29, और साथ में 12 सुखोई 30 MKI भी जो है वे ऑर्डर पर हैं। तो दोस्तों इसके बाद 2030 में भारतीय वायुसेना कैसी दिखेगी, जो उनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। तो देखिए 280 सुखोई 30 MKI उनके पास मौजूद होंगे और MiG-29 UPG 85 की क्वांटिटी में और जैगवार लगभग 2030 तक 80 के आसपास अपग्रेड हो चुके होंगे। तेजस MK1 40 की क्वांटिटी में मिल चुके होंगे। 83 तेजस मार्क 1A की जो डील है वो भी पूरी हो चुकी होगी। मिराज 2000 54 की संख्या में होंगे और साथ में 36 राफेल जो कि F3 वेरिएंट के हैं वे मौजूद होंगे। और लगभग माना जाता है कि 64 तेजस MK2 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से भारतीय वायुसेना में 2030 तक शामिल हो चुके होंगे। और अगर 36 एडिशनल राफेल का भी ऑर्डर दिया जाता है तो इसके बाद टोटल 758 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के पास मौजूद होंगे, जो कि लगभग 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बनाते हैं। लेकिन इनमें से बहुत से एयरक्राफ्ट जो हैं वे क्रैश भी कर चुके होंगे। तो इसमें मेनली रशियन और साथ में जो जैगवार एयरक्राफ्ट है वही क्रैश हो सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से लगभग 2030 तक जो 40 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वे भारतीय वायुसेना के पास मौजूद होगी। और इसके बाद अगर 1 से 2 स्क्वाड्रन उस समय तक जो एमका है जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ असेंबल किया जाएगा, उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ होगा, तो हो सकता है कि 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हम बड़ी आसानी से अचीव कर लें। तो दोस्तों इसके बाद जो भारतीय वायुसेना के साथ जैसे ही चीज़ें ठीक होती हैं तो हो सकता है कि वे आने वाले समय में जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की डिमांड करें। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।